नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल के चुनावी रण में अमित शाह एक बार फिर से उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल का आने वाला चुनाव ऐतिहासिक होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जय श्री राम हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा है कि चुनाव खत्म होते होते खुद ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलने लगेंगी, क्या ऐसा होगा? देखिए, उन्होंने ये बात क्यों कही, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी के पसीने अब छूटने लगे हैं। पिछले 2-3 दिन से जो उनके जो भाषण हो रहे हैं, जो बातचीत का जो लहजा था, आपको याद होगा कि जब नड्डा साहब पहली बार गए तो किस टेंट्रम के साथ ममता बनर्जी अड्डा नड्डा चड्डा फड्डा, आउटसाइडर है तो ये है तो वो है, और जो भाषा में जो कटुता थी, और अब जो ममता बनर्जी का जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ही एक सटल डिफरेंस आया है। और वो डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आप समझिएगा, आपको फौरन इस बात का पता चल जाएगा कि दरअसल कहाँ पे वो हिट किए हैं इस बात को कह के कि इलेक्शन आते आते वो भी जय श्री राम करने लगी। अब हो क्या रहा है कि पिछले 3 दिनों से ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। नाउ शी इज नॉट एड्रेसिंग एनी मुस्लिम। उस वोट बैंक के तरफ उनका जो भाषणों में जो है वो हिस्सा इन्होंने गायब कर दिया। अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही कि हम भी राम भक्त हैं, हम भी दुर्गा माता के पुजारी हैं, रामचंद्र जी दुर्गा जी की पूजा करते थे, हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। बीजेपी वाले जो जय श्री राम बोलते हैं वो ठीक नहीं बोलते, वो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं। ये समझाने वाला लैंग्वेज है जी। आप जनता को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम जय श्री राम से इतना आहत नहीं होते हैं, हमको जय श्री राम से घृणा नहीं है। और ये जो समझाने का जो उनका जो लैंग्वेज जो बदला है, कि जैसे वो पहले मुसलमानों की और बाकायदा उस तरह का पूरा भाषण होता था, अब वो जो बदलाव आया है तो उसी बदलाव को बाकायदा भांपते हुए अमित शाह जी ने ये बात कही है कि जय श्री राम तो ऐसा गूंजेगा। और आज कूच बिहार के अंदर जो भीड़ उमड़ी, मतलब जो भीड़ थी, ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार में रैली की, उससे डबल भीड़ थी आज। और अभी तो अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जब कैंपेन शुरू होगा तब क्या होगा ममता बनर्जी का, वो तो ममता बनर्जी की वो हांफने लग रही है अब। वो क्यों? क्योंकि वहां पे वो जो पूरा बेल्ट है, कूच बिहार और अलीपुर द्वार, ये असम से सटा हुआ एकदम बिल्कुल बंगाल, नदन बंगाल का ये इलाका है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुर द्वार, ये सारी सिटी जो है वो नदन बंगाल की है। तो वहाँ पे राजवंशी, ये शेड्यूल कास्ट के लोग ये हैं, लेकिन उनकी संख्या 17 से 18% के आसपास है जी। और आज अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, वो तस्वीर अगर आपने देखी होगी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो झंडा था ही था, येलो कलर का भी झंडा था, वो राजवंशियों का है। और उनकी एक परंपरा है, और उनका जो राजा है वर्तमान में वो असम में रहते हैं जी। तो अमित शाह आज वहां पे रैली करने से पहले उस राजा से जाकर के मिले, और उसके बाद वो यहां पे आए, और जिस तरह का जो वहां पे जो भीड़ जो नजर आई वो अद्भुत था। कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि नदन बंगाल में ये जो 2 इलाका है, अलीपुरद्वार और कूच बिहार, वो भारतीय जनता पार्टी ने
आज उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी। ममता बनर्जी को उस इलाके में शायद ही कोई सीट मिल पाए। वो गोरखालैंड वालों के साथ सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के इलाके में कुछ तो सीट आ जाएंगी उन लोगों को, लेकिन इधर जो है आज अमित शाह ने उसको बाकायदा सीमेंटेड, उसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बराबर कर दिया। अब वहां पे कोई जाएगा भी नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहां पे कंफर्टेबली जीतेगी। दूसरा प्रोग्राम जो है वो साउथ बंगाल में है। यहां पे मटुआ कम्युनिटी के साथ उनकी रैली है। अब ममता बनर्जी इस चीज को जान रही है कि ये लोग तो अब उनके हाथ से चले गए हैं, और ये छलावा दे रही है ममता बनर्जी कि भाई तुम लोग तो पहले से ही नागरिक हो, तुमको सीए से क्या लेना देना है। कि अभी तो सीए उतरा ही नहीं है, और ये कम्युनिटी भी बहुत काफी संख्या में है, और बहुत कम से कम 35-40 सीटों के ऊपर वो चुनाव की दिशा और दशा बदलने के कैपेसिटी में है ये मटुआ कम्युनिटी। तो ये लोग भी लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये सीए कब लागू होगा, और ये जो सीए लागू होगा तो किस तरीके से हमें सिटीजनशिप दिया जाएगा, हमारे लिए क्या होगा। और सीए का नाम जैसे ही आएगा, ममता बनर्जी को तो इसका अपोज करना पड़ जाएगा। आप देखिए कि ये वही ममता बनर्जी है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में आ रहे हैं उनको भगाने के लिए ये क्या क्या तमाशा नहीं करती थी, कौन कौन सा ड्रामा नहीं करती थी। पार्लियामेंट के अंदर मारपीट, एक समाजवादी पार्टी के एमपी के तो पेट में घूसा मार दिया था। बाल योगी जी थे स्पीकर उस समय, सारा कागज वागज सब उनके शरीर पे फेंक दिया। तो पहला बार उस तरह का सीन हुआ था कि भाई ये, और रोती थी कैमरे पे, ये नाटक करते हुए रोती थी, आंसू निकलते थे कि जो बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर करो, ये सीपीएम वाले, कांग्रेस वाले इन लोगों को अंदर घुसा करके बंगाल का कल्चर खराब कर रहे हैं। और आज उन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट के लिए ममता बनर्जी बड़ी बेशर्मी के साथ ये भाषण देती है कि जो दूध देने वाली गाय होती है उसका लाद भी खा लिया जा सकता है। भाई ये इस तरह का बयान आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अमित शाह ने दो बड़े काम किए। पहला ये कि जो राजवंशी और मटुआ का समर्थन लेने में वो कामयाब रहे, और दूसरा जो उससे भी ज्यादा अहम है कि इन्होंने जय श्री राम को जिस लहजे से, जिस बॉडी लैंग्वेज से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था, उन्होंने इसे एक फोकल पॉइंट बना दिया है कि बंगाल के चुनाव में अब जय श्री राम ही होगा। और मैं आपको बता दूं, एक खबर भी दे दूं, अब इनके दौरे के बाद बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ का दौरा बंगाल में होगा, और जब ये उद्घोष योगी जी के रैली में होगा तब बंगाल में क्या होगा, उसकी किस तरह से छवि, मैंने आप देखिए चुनाव का पूरा कलर जो है वो बदलता दिख रहा है। मनीष जी, ये बात यहाँ पर समझ नहीं आती कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है हमेशा नमस्ते, जय श्री राम, अल्लाह अकबर के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है। आज जब उन्होंने रैली की मालदा के अंदर तो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि नमस्ते मत बोलिए, जय बांग्ला बोलिए। अब देखिए दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी तो 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया जी। उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी की वजह से बंगाल में पहली बार कास्ट के नाम पे वोटिंग हो रही है जी। या आप समझिए कि बंगाल की राजनीति में वहां कास्टिज्म नहीं है, समाज में भी कास्टिज्म नहीं है उस तरीके का। लेकिन ममता बनर्जी ने 10 साल तो कुछ किया नहीं। अभी हम लोग उस तैयारी में जुटे हुए हैं। कैपिटल टीवी एक दिन वो बांग्ला यूट्यूब चैनल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी। उसकी कुछ स्टोरीज हम लोग तैयार कर रहे हैं। कुछ ऐसी सी स्टोरी आप सुनेंगे, आप माथा पीटेंगे कि ममता बनर्जी ने 10 साल में ही एक राज्य का किस तरह से बेड़ा गर्क किया है, वो अपने आप में। और इसलिए अमित शाह ने
तो जय श्री राम का तो उद्घोष किया ही, आज उन्होंने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो सरकार है टीएमसी की, ममता की सरकार, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ गूंस, ये गुंडों की सरकार है। ये गुंडागर्दी से वहां पे लोग सरकार चला रहे हैं। और ये बात कोई पॉलिटिकल लीडर कहे ना कहे, लेकिन वहां की जनता इस चीज को जानती है कि किस तरह से टीएमसी के गुंडे, आपको अपने घर के अंदर अगर एक कमरा भी बनाना है, बाथरूम भी बनाना है, वो आप नहीं बना सकते जब तक आप तृणमूल के लोकल गुंडों को आप पैसे नहीं देते। जी। और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने ये कहा है कि बंगाल का जो शासन है वो संविधान से परे है, कानून से परे है, और बंगाल के लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर है कि डर के कारण वो डर की बात भी नहीं करते, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि आप जो, अगर इसको आपको समझना हो, बहुत सारे चैनल पे आप वॉक्स पॉप देखते होंगे कि लोगों के पास जाते हैं लोग टेलीविजन कैमरा लेकर के, माइक से पूछते हैं कि भाई किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे। डर खौफ का माहौल है। वो नहीं बोलेंगे कि ममता बनर्जी को वोट नहीं देना है, वो अगल बगल से इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप कर देते हैं। वो ये कह दे देंगे कि भाई इस बार जो है बढ़िया लोगों को देंगे। वो ये कहेंगे कि जो विकास करेगा उसको देंगे। वो ये कह देंगे कि भाई चुपचाप मुस्कुराते हुए जय श्री राम बोल करके आगे निकल जाएंगे। बहुत रेयर लोग उस तरह के मिल रहे हैं। आप टीवी चैनल को आप खंगाल के देखिए, वो अपने आप में आपको एक ग्राउंड की फील देता है। ज्यादातर लोग, कोई भी आपको एक का दुख का कहने को मिलेगा आपको कि भाई यहां तो ममता बनर्जी आएगी। मेरे कुछ लीडर्स से वहां बातचीत हो रही थी। अब वहां पे जो बीजेपी की रैली हो रही है, ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक तो कहीं भी रैली होती है, कोई बड़ा लीडर आता है तो एक मोटा मोटी तैयारी की जाती है, भाई इतने लोग आएंगे, इतने लोग नहीं आएंगे, इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड को देख करके ये लोग कि भाई कहीं, हर जगह आप तस्वीरों को देखिए कि ग्राउंड तो फुल होता ही है, ग्राउंड के बाहर भी लोग होते हैं। और ये जितने बीजेपी के जो प्लानर्स हैं वो उनको समझ ही भी ना रहा है कि भाई इतने सारे लोग किस तरीके से आ रहे हैं। इसलिए ये जो कैंपेन बीजेपी का चल रहा है वो उस दिशा की ओर चल रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड ये चुनाव होगा। और इसलिए उस कॉन्फिडेंस के साथ आज अमित शाह ने कहा कि हम 200 सीट लेकर के आएंगे। जी। और मनीष जी, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एक बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी है वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चला रही है बंगाल को, और बंगाल में वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के बाद दिल्ली को भी वहां से बीजेपी को हटा देंगी। अरे ममता बनर्जी को पता नहीं वो क्या क्या बोल रही हैं आजकल। उनका जो आर्गुमेंट जो टोटल है, आप समझिए उनकी राजनीति का, उनके पूरे कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या है। वो अपने कामों को बताने के लायक है नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर आप ये कैंपेन करोगे 10 साल में हमने ये विकास कर दिया, ये इतनी नौकरी दे दी, हमने ऐसे सड़क बनाया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो जनता हंसेगी। आपने कुछ काम किया नहीं तो आप क्या कर रहे हो? तो आपने शुरू कर दिया कि भाई बीजेपी नॉन बंगाली पार्टी है। अरे भाई 18 एमपी का सीट वो जीत करके, वो तो एक दुर्घटना घटना, वो पता नहीं उसकी जांच हुई नहीं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति के साथ जो है एक हादसा हो गया जिसकी वजह से कलकत्ता के आसपास की 10 सीटें वो बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई। अगर वो घटना नहीं घटी होती तो भारतीय जनता पार्टी की सीट की संख्या 24 होती, ममता बनर्जी के पास सीटें कम होती। तो ये क्या कहना चाह रही कि जितने 18 से 18 जो एमपीज हैं वो बंगाल के नहीं, वो आउटसाइडर हैं। तो ये फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई गुजरात नहीं बनने देंगे, गुजराती आ गए, ये आ गए, वो आ गए। मालूम चला कि भाई जो लोग इनके साथ थे, इनके जो लेफ्टिनेंट्स हुआ करते थे, ये पूरी की पूरी टीम जो है वो वापस बीजेपी में चली गई। अब कल जिनके साथ आप काम कर रहे थे, कल जो आपके लीडर थे, जो पार्टी के पालनहार थे,
वो आज बीजेपी में चले गए तो आप कैसे कहोगे कि भाई आउटसाइडर है, गुजराती है? फिर ये स्ट्रेटजी नहीं काम की तो फिर आपने कह दिया भाई बंगाल का कल्चर नहीं मालूम, बंगाल का लैंग्वेज नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी जो बंगाली आइकन्स हैं तो वहां पे ये लोग जाकर के अपना उसे रिस्पेक्ट देने लग गए। फिर मालूम चला कि आपने कहानी उड़ा दी कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर के कुर्सी पे जाकर के वो बैठ गए, और पूरा ट्रोल आर्मी है पूरी लेफ्ट कमाल की। भाई अमित शाह जो है ठाकुर जी के कुर्सी पे जाकर के बैठ गए, तो ये भी भंडा फूट गया कि भाई वो कुर्सी, वहां पे तो सारे लोग वहीं पे जाकर के काम करते हैं, कुर्सी पे बैठने वाला आदमी दो ही हुआ है, एक राजीव गांधी और दूसरा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। वो जबरदस्ती जाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पे जाकर के, जहां पे वो बैठ के लिखा करते थे, उसी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। और जहां पे ये लोग बैठे थे, जहां पे अमित शाह जाकर के बैठे, तो वहां के तो सारे जो डिग्निटरी जाते हैं, चाहे वो शेख हसीना गई हो, चाहे वो राष्ट्रपति गई हो, चाहे वो कोई भी गया हो, तो वो किताब वहीं पे लिखी, वहां पर रहता, वो सारे लोगों की तस्वीर। तो ये भी आपका फेल हो गया। तो आपके पास कहने को कुछ है नहीं, और इसलिए अब एक नया सुगुफा कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी। तो ये कहना पड़ेगा कि ममता बनर्जी अब कुछ कुछ ये मानने लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन सकती है। ये तो जो कहते इकरारे जुर्म है। तो ये है कहानी। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जब अमित शाह ने ये कहा कि बंगाल में चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी खुद भी जय श्री राम कहने लगेंगी, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब ममता के हाथ से सत्ता ही चली जाएगी तो उन्हें किसी का भी तुष्टीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उन्हें अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा, और ना ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुश करने की वो कोशिश करेंगी। वो अपने मूल रूप में आ जाएंगी और जय श्री राम बोलने लगेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ये खुद भी जानती है कि भगवान राम का पश्चिम बंगाल से कितना गहरा नाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।